Good morning, friends. Myself, Professor Atul Firke, conducting the lecture for MCOM 3rd Sem, and the topic for today's discussion is probability. Probability is there in unit number 2. Unit number 2 is exclusively concerned about only and only the probability, wherein we will have to study mathematical calculation of permutation, mathematical calculation of combination, thereafter the concept of probability, addition theory of probability, multiplication of theory of probability, conditional calculations of probability. This is the only part in unit number 2. Earlier, time series was attached to unit number 2, but after alteration of the syllabus, time series, the portion is removed from the syllabus of statistical technique. So before going for the core contents of this particular topic, that is what is probability, for what purpose in statistical technique the probability is considered. Probability is basically uncertainty. What will happen tomorrow, it is uncertain. But what is the chance of happening a particular event? Can we predict that to some extent? That prediction with some mechanism is called as probability. Basically, it is a ratio of one element compared with the another element. For say A divided by B, what will be the A? Favorable number of outcomes divided by present number of outcomes. Total number of outcomes will be considered and favorable number of outcomes will be considered. So probability is the proportion of favorable number of outcomes compared with total number of outcomes. What will be the event? What will be the outcomes? How to calculate favorable number of events? How to calculate total number of events? For all this mechanism purpose, as an exercise work, as a preliminary work, we will have to concentrate on the mathematical terminology called as permutation and combination. मित्रों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक के लिए मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इससे समझना, इन दोनों का डिफरेंस समझना और इन दोनों के फॉर्मूले को कंसीडर करना। एक बड़ी विडंबना रहती है कि हम लोगों ने कॉमर्स लिया रहता है क्योंकि हमें मैथमेटिक्स से थोड़ा सा फोबिया रहता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल टेक्निक ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरडिसिप्लिनरी है। आप साइंस का कोई कोर्स कर लीजिए, आप आर्ट्स फैकल्टी का कोई कोर्स कर लीजिए, आप इंजीनियरिंग के कोई कोर्सेज कर लीजिए, मेडिकल साइंस के कोई कोर्स कर लीजिए, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट के एमबीए के कोर्स कर लीजिए। ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरडिसिप्लिनरी हर स्ट्रीम में, हर फैकल्टी में कंसीडर किया जाने वाला है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ही उतने महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए एमकॉम के आपके सिलेबस में भी प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर दिया है। और बताते समय हर्ष लगता है मित्रों कि ये जो पार्ट हम लोग आज कवर करने वाले हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रहेंगी, आईएएस के एग्जाम्स रहेंगी, एमपीएससी के एग्जामिनेशंस रहेंगी, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस रहेंगी, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के एग्जाम्स रहेंगी, रेलवे की एग्जामिनेशंस रहेंगी, जहां पर भी लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स के आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, वहां पर आप लोगों को ये टेक्निक कहीं ना कहीं आएगा। तो इन जनरल ये टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द इंस्टेंस हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग एमकॉम के विद्यार्थी हैं और हमें सिर्फ एक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर को समझना है। पहले मीनिंग समझ लेते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यदि मैं एक सिंगल वर्ड में यदि बोलता हूं तो परम्यूटेशन को मैं बोलूंगा अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सिलेक्शंस या ग्रुप्स। किसी ऑब्जेक्ट की यदि मुझे अरेंजमेंट्स करनी है तो नॉर्मली वर्ड परम्यूटेशन कंसीडर किया जाता है, और वही ऑब्जेक्ट के यदि मुझे सिलेक्शंस करने हैं तो कॉम्बिनेशन कहा जाता है। सिलेक्शन करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, यहां पर हमारे लिए रहेगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
जो भी फॉर्मूला ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वहां के नोटेशंस दोनों जगह सेम रहेंगे। नोटेशन समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फॉर्मूला है। फॉर्मूला दिया है लेकिन एप्लीकेशन करने के लिए यदि मैं प्रॉपर उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर लेता हूं तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूला में आपको एन और आर दिख रहा है, कुछ अटपटे सिंबल्स दिख रहे हैं इस तरह से। ये कोई स्टैंडिंग लाइन नहीं है, एक खड़ी रेखा के नीचे में डॉट लिखा हुआ है, जो आपके ग्रामर के कोई मार्क रहते थे, हिंदी ग्रामर में, मराठी के ग्रामर में, इंग्लिश में ग्रामर में, इसको हम लोग एक्सप्लेनेटरी मार्क ऐसा कुछ भी बोलते हैं। उद्गारवाचक चिन्ह ज्यादा आपण मराठीत म्हणतो। या चिन्हाला स्टॅटिस्टिक्स साठी आपण म्हणणार आहे फॅक्टोरियल। त्याचं प्रोनाउन्सिएशन काय करायचं आहे? फॅक्टोरियल। एन फॅक्टोरियल, आर फॅक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल रह सकते हो, 4 फैक्टोरियल रह सकते हो, 5 फैक्टोरियल रह सकते हो। जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स रहेगा, ऑब्जेक्ट्स के संख्या का फैक्टोरियल। मैं सिर्फ अभी उसका प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं, उसका मीनिंग मैंने नहीं बताया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की विधि आपको नहीं बताया। एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और आर जो है यह है नंबर ऑफ प्लेसेस। नंबर ऑफ प्लेसेस अवेलेबल। सिलेक्शन में एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा और सिलेक्शन एट ए टाइम, ग्रुप एट ए टाइम 2-2 का करना है कि 3-3 का करना है कि 4-4 का करना है। नंबर ऑफ प्लेसेस और नंबर ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन में मुझे एक एलिमेंट चाहिए कि 2 एलिमेंट चाहिए कि 3 एलिमेंट एक साथ चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन से पहचाना जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन सिलेक्शन 2 वस्तुओं का करना है, 3 वस्तुओं का करना है, 4 वस्तुओं का करना है तो आर बन जाएगा। यदि सिलेक्शन 3 का करना है, मतलब 3-3 के ग्रुप यदि बनाना है तो आर बनेगा 3। यहां पर भी मैं लिख लेता हूं एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड आर इज इक्वल टू ग्रुप साइज। आर इज इक्वल टू ग्रुप साइज। 2-2 के ग्रुप बनाने हैं तो आर इज इक्वल टू 2। 3-3 के ग्रुप बनाने हैं तो आर विल बी इज इक्वल टू 3। 50 विद्यार्थियों में से 5-5 के अलग ग्रुप इस तरह से बनाइए जिसमें 2 विद्यार्थी रहेंगे और 3 विद्यार्थी नहीं रहेंगे। तो सिलेक्शन कितने का करना है? 5-5 के ग्रुप साइज जो रहेगा वो रहेगा आपका आर, नंबर ऑफ प्लेसेस। अब सिलेक्शन यहां है, यहां अरेंजमेंट है, लेकिन डेफिनेशन में यहां पर भी मैंने वर्ड यूज किया था नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और यहां पर भी मैंने यूज किया है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है, एग्जांपल के साथ मैं बता देता हूं। पहले एक बार डेफिनेशन को टेक्निकली कंसीडर करते हैं। अरेंजमेंट विथ ऑर्डर, विथ सीक्वेंस, विथ प्लेस पोजीशन इज कॉल्ड एज परम्यूटेशन एंड अरेंजमेंट विदाउट ऑर्डर, विदाउट सीक्वेंस, विदाउट प्लेस पोजीशंस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। यहां पर प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस कौन सी जगह पर है, कौन सी प्लेस पर है, इट इज इमटेरियल। प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ इसकी ऑर्डर, इसकी प्लेस, इसकी पोजीशन ये भी इंपॉर्टेंट है। एक विस्तृत रूप से हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन इज द नंबर ऑफ वेज इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड in definite order. Here the importance is given to the order, here the importance is given to the place, here the importance is given to the position. क्लास में 2 विद्यार्थी एक बेंच पर बैठे हुए हैं, दोनों क्लास में प्रेजेंट हैं, दोनों बैठे हैं। लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, राइट साइड में कौन बैठा है, इमटेरियल है। दोनों का क्लास में प्रेजेंट रहना इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉम्बिनेशन। लेकिन क्लास की अरेंजमेंट में 2 विद्यार्थियों को बैठने के लिए मैंने बेंच की पोजीशन फिक्स करके रखी हुई है कि जब भी विद्यार्थी आएगा बेंच के वॉल साइड पर एक विद्यार्थी बैठेगा और बेंच के वॉल साइड के दूसरी जगह पर दूसरा विद्यार्थी बैठेगा। दोनों क्लास में इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों की पोजीशन का मैंने इंटरचेंज करने के बाद वो अरेंजमेंट 2 काउंट हो जाएंगी। इसको कहा जाता है परम्यूटेशन। नंबर ऑफ वेज इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। जहां पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस रहेगा वो परम्यूटेशन बन जाएगा। विस्तृत रूप से यदि हम लोग कॉम्बिनेशन को कहते हैं तो नंबर ऑफ वेज इन विच एन अरेंजमेंट कैन बी मेड। यहां तक डेफिनेशन आपकी समान है, यहां पर भी अरेंजमेंट की है, यहां पर भी अरेंजमेंट की है, बट अरेंजमेंट विथ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड परम्यूटेशन एंड अरेंजमेंट
इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, विदाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर, सीक्वेंस क्या है, ये इममटेरियल है, हु इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हु इज ऑन राइट हैंड साइड, इममटेरियल, तब हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन। डाटा समझ में आ रहा है? आधा अधूरा समझ में आऊंगा, पूरी तरह से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसे कंसिडर करेंगे। अब ये जो मैंने परम्यूटेशन का पार्ट बताया था, फॉर एग्जांपल इन हाउ मेनी वेज द अल्फाबेट ए बी एंड सी, अल्फाबेट कितने हैं? 3। 26 अल्फाबेट में से मैंने 3 अल्फाबेट चुने हुए हैं, अल्फाबेट ए बी एंड सी। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं? सी। यदि मैं इसको फार्मूला के साथ कोरिलेट करूंगा तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल कितने हो गए? 3। प्रश्न क्या है? इन हाउ मेनी वेज 3 अल्फाबेट ए बी एंड सी कैन बी अरेंज्ड at 3 places taken together। मतलब ABC अल्फाबेट पर को 3 अलग अलग जगह पर कितने अलग अलग तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं? परम्यूटेशन का उत्तर रहेगा 6। और कॉम्बिनेशन का उत्तर रहेगा अल्फाबेट एबीसी अरेंज एट 3 प्लेसेस, नंबर ऑफ वेज इन विच द अरेंजमेंट कैन बी मेड। उत्तर कितना रहेगा? 1। अल्फाबेट 3 जगह 3, अल्फाबेट 3 जगह 3 अल्फाबेट एबीसी को 3 जगह पर कितने अलग अलग तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं? तो अरेंजमेंट के लिए, परम्यूटेशन के लिए उसका उत्तर कितना आ गया? 6। फॉर्मूले के साथ भी हम लोग कोरिलेट करेंगे। यहां पर फॉर्मूले के साथ यदि कोरिलेट कंसीडर करना है तो इस गणित में n कितना है? नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 3। r इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेसेस, कितने जगह पर अरेंज करना है? r इज इक्वल टू कितना है? तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मीनिंग 0 नहीं हुआ करता है, 0 फैक्टोरियल का मीनिंग 1 हुआ करता है। तो आंसर आपका रहेगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोसेस में बाद में बताता हूं, लेकिन फिलहाल 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, तो कैलकुलेशन कितना हो जाएगा इसका? 6। फॉर्मूला के साथ समझ में आ रहा है? लेकिन 3 अल्फाबेट को 3 जगह पर अरेंज करने के लिए यहां पर उत्तर आया 6, और 3 अल्फाबेट को 3 जगह पर अरेंजमेंट करने के लिए यहां पर उत्तर आएगा 1। फॉर्मूला क्या था? वही। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हो गए? 3। फॉर्मूला यहां पर क्या रहेगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। इट कम्स टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0 फैक्टोरियल। 3 में से 3 गए 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का आंसर कितना आया था? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इट कम्स टू 1। अब ये गणित हो गया सर, क्या फैक्टोरियल बोल रहे हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल कुछ भी समझना नहीं है, वस्तु स्थिति में बता देता हूं। 3 विद्यार्थियों को क्लास में 3 बेंच पर बैठाना है। कितने तरीके से बैठा सकते हैं? कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन। 3 विद्यार्थी क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए। कौन पहले जगह पर है, कौन दूसरी जगह पर है, कौन मिडिल पोजीशन पर है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर एक ही तरीके से हो सकता है। ए इज प्रेजेंट, बी इज प्रेजेंट एंड सी इज प्रेजेंट। ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। ए पहले पोजीशन पर है कि दूसरे पोजीशन पर है कि तीसरे पोजीशन पर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, इररेस्पेक्टिव ऑफ सीक्वेंस। यहां पर ए का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, बी का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, सी का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। ए बी एंड सी आर सिटिंग एट विच पोजीशन? इट इज इममटेरियल, इट इज इररेस्पेक्टिव। तो प्लेस को इंपॉर्टेंस नहीं है, सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस नहीं है। ए इज प्रेजेंट काउंट करना है, बी इज प्रेजेंट काउंट करना है, सी इज प्रेजेंट काउंट करना है। ए बी सी का तीनों का एकमात्र एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अरेंजमेंट कितनी होनी चाहिए? 6। कैसे होगी? पहली अरेंजमेंट होगी आपकी ए बी सी। अब ये अरेंजमेंट 6 अलग अलग होगी बिकॉज नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड with a definite order. Who is on left hand side, who is at the middle position and who is at the right hand side.
जेव्हा त्यांच्या जागेला महत्व दिलं जाईल, ऑर्डर दिली जाईल, सिक्वेन्स दिला जाईल, विंडो साईडला कोण बसलेला आहे, मधल्या जागेवरती कोण बसलेला आहे आणि उजवीकडच्या जागेला कोण बसलेला आहे, जागेचं महत्व देऊन वेगवेगळी कॉम्बिनेशन जे केल्या जातील त्या अरेंजमेंटला म्हटलं जातं परम्युटेशन. विद्यार्थी वर्गामध्ये प्रेझेंट आहे तो डावीकडे आहे की उजवीकडे आहे की मधल्या पोझिशनवर आहे हे इममटेरियल झालं, त्याचा प्रेझेन्स महत्वाचा होता, ग्रुपमध्ये येणं महत्वाचं होतं, त्या कॉम्बिनेशनला आपण म्हणतो कॉम्बिनेशन. सिलेक्शन, ग्रुपिंग विदाउट ऑर्डर आणि अरेंजमेंट विथ ऑर्डर. विथ ऑर्डरने एबीसीला किती वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण लिहू शकतो, जागा 3च आहे, पण याला ए आणि बी सी केलं, मी ए ला स्टिकअप करतोय आणि बी आणि सी ची पोझिशन इंटरचेंज करतोय, ही झाली दुसरी अरेंजमेंट. ए पहिल्या जागेवर होता, आता मी बी ला पहिल्या जागेवर घेतोय आणि दुसरे अल्फाबेट दुसऱ्या जागेवर ठेवले, बी ला पहिल्या जागेवर ठेवून ए आणि सी अरेंज केला आणि बी ला पहिल्या जागेवर जाऊन ए आणि सी ची जागा उलटपलट केली. पहिल्या दोन मध्ये ए पहिल्या पोजीशन वरती होता, दुसऱ्या दोन मध्ये बी पहिल्या पोजीशन होता, आता तीसरी पोजीशन में हम लोग सी को पहले पोजीशन में लेंगे. सी को मैं पहले पोजीशन पर लेता हूं तो बचे हुए अल्फाबेट ए एंड बी अरेंज कर लिया, सी को पहले पोजीशन पर लेकर बचे हुए अल्फाबेट का इंटरचेंज कर लिया. अल्फाबेट ए बी सी 3 ही है, लेकिन पहले 2 अल्फाबेट का पोजीशनिंग पार्ट सेपरेटेड था. अब ये 6 कॉम्बिनेशन में सेम लोकेशन है और सेम अल्फाबेट है, ऐसा कोई तो भी एक कॉम्बिनेशन रिपीट हुआ है क्या? वही 3 अल्फाबेट है, वही 3 जगह है. अरेंजमेंट, हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू अरेंज द 3 अल्फाबेट इन अ वे सो दैट डेफिनेट ऑर्डर विल बी मेंटेन. हा फरक आहे परम्युटेशन मधला आणि कॉम्बिनेशन मधला. आणि प्रत्येक वेळेस गणितामध्ये कॉम्बिनेशनचा संख्या कमी राहिला, परम्युटेशनची संख्या जास्त राहिला. एवढा भाग लक्षात आला. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग, गणिताच्या सहाय्याने आपण हे समजून घेतलं की हे 6 ऑर्डर येतील. गणिताच्या सहाय्याने आपण समजून घेतलं की इथं एक ऑर्डर येणार आहे, ए प्रेझेंट आहे, बी प्रेझेंट आहे, सी प्रेझेंट आहे, ए मधल्या जागेवर आहे की उजवीकडच्या जागेवर आहे, कॉम्बिनेशन सेम काढला जातो. त्याचा फॉर्म्युला काय आहे ती थोडक्यात आपण ओळख करून घेऊया आणि फॅक्टोरियल कसे काढायचे त्याची आपण थोडक्यामध्ये ओळख करून घेऊया. एक्झाम्पल लक्षात आलं, एक्झाम्पल आपण इथे मिळवूया आणि एक्झाम्पल कसं काढलं हे समजण्यासाठी फॉर्म्युला आपण समजून घेऊया. फॉर्म्युला कन्सिडर करत असताना 2 गोष्टी इथे महत्त्वाच्या असतात. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, त्याला n ने डिनोट करायचं आहे, आणि कोणत्या जागेवरती किती जागेवरती सिलेक्शन करायचं आहे, नंबर ऑफ प्लेसेस अवेलेबल. नंबर ऑफ प्लेसेस आर डिनोटेड बाय r and number of objects are denoted by n. Here the formula for permutation is p is equal to n factorial. मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो स्टैंडिंग लाइन और डॉट मार्किंग है इसको रीड आउट किया जाता है फैक्टोरियल. मैं रिपीटेडली इसको लिख रहा हूं. एक स्टैंडिंग लाइन के नीचे डॉट जो रहेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इट इज रीड आउट एज फैक्टोरियल. अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहां थोड़ी देर पहले मैंने बताया हुआ है. यदि आप यहां पर यदि गौर करेंगे तो फैक्टोरियल का कैलकुलेशन आपको दिख रहा है. n फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करते समय n फैक्टोरियल इज कैलकुलेटेड एज 1 into 2 into 3 into 4 मल्टीप्लिकेशन अप टू n नंबर्स. यदि संख्या 4 फैक्टोरियल यदि रहती है तो पहले 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, मींस नंबर 1 into 2 into 3 into 4. समझ में आ रहा है? यदि 3 फैक्टोरियल रहेगा तो पहले 3 संख्याओं का सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन. 3 फैक्टोरियल इज कैलकुलेटेड एज 1 into 2 into 3. यदि 10 फैक्टोरियल रहेगा तो 10 फैक्टोरियल का कैलकुलेशन भी आप उसी तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे जैसे आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 10 सीक्वेंस में. फैक्टोरियल गणितीय पद्धति से कैसे निकालना है वो समझ में आ गया. फॉर्मूला समझ लेते हैं. परम्युटेशन का कैलकुलेशन करते समय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल है. ऑब्जेक्ट्स यदि 10 है तो आपका डाटा रहेगा 10 फैक्टोरियल. 10 ऑब्जेक्ट की 3 की कितनी अरेंजमेंट करनी है जहां पर सीक्वेंस मेंटेन करना है, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल. n में से r नंबर माइनस करके फैक्टोरियल्स. सिंपल माइनस करना है तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 में से 3 गए 7 फैक्टोरियल. अब 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते समय फैक्टोरियल कैलकुलेशन कैसे करना है ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है. पहले 4 संख्याओं का गुणाकार, पहले 3 संख्याओं का गुणाकार, पहले 10 संख्याओं का गुणाकार. अब यदि हम लोग गौर करते हैं तो पहले 10 संख्याओं के कैलकुलेशन में से 7 फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करते समय 7 संख्या का मल्टीप्लिकेशन रहेगा
और 10 फैक्टोरियल की संख्या में से भी 10 संख्याओं का कैलकुलेशन है, जिसमें से 1 से 7 यहाँ पर भी कॉमन है, 1 to 7 का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर भी 1 to 7 का मल्टीप्लिकेशन कॉमन रहेगा। तो आप इसको मिनिमाइज करने के लिए पहले 10 संख्या के गुणाकार में 1 से 7 का गुणाकार अवेलेबल था, 7 फैक्टोरियल में भी पहले 7 फैक्टोरियल में भी 1 से 7 का गुणाकार अवेलेबल है, 1 to 7 का मल्टीप्लिकेशन और 1 to 7 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। इससे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, 1 से 7 का गुणाकार कट गया, 1 से 7 का गुणाकार यदि कट गया तो 7 के आगे 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 फैक्टोरियल, इतना पोर्शन आपका बचा हुआ है। यहाँ पर मैंने इनडायरेक्टली क्या किया, इससे यदि हम लोग और एक स्टेप पर यदि कंसीडर करते हैं तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10 फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करते समय पहले 10 संख्याओं का गुणाकार है, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 संख्याओं का गुणाकार है। अब 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 संख्या का गुणाकार, तो मैंने 7 फैक्टोरियल को कॉमनली कैंसिल करने के लिए 7 फैक्टोरियल कॉमन रखा, लेकिन 10 फैक्टोरियल में 7 के आगे नंबर 8 एडिशनल मल्टीप्लिकेशन था, नंबर 9 एडिशनल मल्टीप्लिकेशन है और नंबर 10 एडिशनल मल्टीप्लिकेशन है, करके 7 फैक्टोरियल गेट कैंसल्ड एंड रिमेनिंग पोर्शन कितना रहेगा, 8 9 10। आगे के कैलकुलेशन स्पीडली करने के लिए इस तरह का जब भी कैलकुलेशन रहेगा उसे शॉर्टकट में आपको कंसीडर करना है। बड़ी संख्या का फैक्टोरियल डिवाइड बाय छोटी संख्या का फैक्टोरियल यदि आता है तो छोटी संख्या कैंसिल हो जाएंगी और छोटी संख्या के आगे जितने भी नंबर्स है उतने स्टैंड रहेंगे। समझने के लिए यदि आपका गणित रहता है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 कैंसिल हो गए, 8 के आगे कितने नंबर बचे हुए हैं, 9 और 10, तो ये सिर्फ रहेगा नंबर 9 इंटू नंबर 10। इस तरह के शॉर्टकट आपको आगे चल के यूज करना है। इस तरह की विधि फार्मूला की परम्यूटेशन के लिए रहेंगी और इसी टाइप का विधि आपका कॉम्बिनेशन के लिए रहेगा। लेकिन ध्यान में रखिए, सेम गणित का परम्यूटेशन और सेम गणित का कॉम्बिनेशन यदि हम लोग करते हैं, परम्यूटेशन नंबर विल बी ऑलवेज हायर एज कंपेयर्ड टू द कॉम्बिनेशन नंबर्स, क्योंकि कॉम्बिनेशन नंबर्स में फार्मूला कुछ उसी तरह से है, अरेंजमेंट विदाउट सीक्वेंस में n is equal to number of objects है, r is equal to number of group size है, फॉर्मूला वही है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसी यदि हम लोग कंसीडर करते तो वही परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर एक एडिशनल एलिमेंट्स ऐड हुआ है, डिवीजन में r फैक्टोरियल नंबर आ गया। यदि सेम गणित को मैं कंसीडर करता हूं तो आपका कैलकुलेशन रहेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे और आगे रहेगा आपका नंबर 8 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। आपका एंड सॉल्यूशन यहाँ पर 8 इंटू 9 इंटू 10 था, नंबर 8 इंटू नंबर 9 इंटू नंबर 10, जबकि यहाँ आपका कैलकुलेशन रहेगा नंबर 8 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। एक 20 से 25 मिनट के समय में प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट्री पोर्शन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये हमने समझने की कोशिश की। और क्लैरिफाई करने के लिए देखते रहिए आपका अगला वीडियो। थैंक यू।